नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आजकल हम बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर जगह जगह देखते हैं कि लोग गरबा खेल रहे हैं और अचानक आता है हार्ट अटैक। कोई डांस कर रहा है और अचानक गिर पड़ता है और लाइफ खत्म हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों में भी हमने ये देखा है, यंगस्टर्स में हमने ये देखा है, एथलीट्स में हमने ये देखा है। जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते लोगों को हमने गिर जाते हुए और उसके बाद सीधे कोलैप्स होकर शायद डेथ तक पहुंच जाए, इस तरीके की वीडियोस हमने देखे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक अलार्मिंग है कि यंग एज में भी अब जिस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, हम सबको समझ जाने की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारा ज्ञान सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हमें मिल ही जाता है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी हम सबके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीएनएम टीवी की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके के सिम्टम्स अगर आपको आपकी बॉडी में दिखते हैं तो आपको फौरन क्या करना चाहिए। आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ समन्वय हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन रॉय मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। थैंक यू। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग जनरेशन लेस देन 40 इयर्स, स्पेशली मेल्स, हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। स्पेशली सडन कार्डियक अरेस्ट जो हार्ट अटैक के अप टू 1/3 पेशेंट्स में दिखी जाती है, जिसमें हार्ट सडन ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट अटैक पड़ने की वजह से कोई सिम्टम के पहले ही सीधा हार्ट अरेस्ट हो जाता है। मोस्टली ड्यू टू जो VT-VF हार्ट की रिदम एकदम फास्ट हो जाना, हार्ट सडन अरेस्ट हो जाना, उसकी वजह से कोलैप्स हो जाके विद इन फ्यू सेकंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स अगर उनको CPR से रिवाइव नहीं कर सकते तो उनका डेथ हो जाता है जी। ये होने के अभी रिसेंटली लास्ट 5 से 10 साल में बहुत ही बढ़ गया है। मोस्ट कॉमन रीजन है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड ही होते हैं। जो पहले बोलते हैं जेनेटिक्स है, ये है, वो है, पर मोस्ट कॉमनली ये लाइफस्टाइल रिलेटेड, जिसमें मुख्य 3 प्रकार के, जो उसमें सबसे पहले फूड हैबिट्स, सेकंड इज स्ट्रेस एंड स्लीप, एंड थर्ड इज एक्सरसाइज कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट सबसे बेहद लाइफस्टाइल में काम करते हैं जी। डाइटरी या फूड हैबिट्स में आजकल यंग जनरेशन में फास्ट फूड कंजम्पशन बहुत ही बढ़ गया है। स्पेशली प्रोसेस फूड, बाहर के फ्राइड फूड, मैदे की आइटम, रैपिड शुगरी आइटम, शुगर ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ीज जिसमें भर भर के शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये सब करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल, डायबिटीज़, ओबेसिटी और खून जाड़ा होना, ये सब का बहुत कॉमन हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट के नालियों में प्लेक फॉर्मेशन, जो ब्लॉकेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो 15-20 इयर्स के एज में स्टार्ट हो जाना है जी। और कम एडिशनली फूड हैबिट्स, जिसमें हेल्दी डाइट, जिसमें अनप्रोसेस्ड फूड, नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कंजम्पशन और ये सब का जो अवॉइड करना, जिसमें फाइबर, हेल्दी फाइबर मिलता है। प्रोटीन इंटेक बहुत ही कम होता है यंगस्टर्स में, जिसमें लीन प्रोटीन से नॉन वेज वेज दोनों आते हैं, पल्सीस आते हैं, ये सब कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। घर का खाना जो बोलते हैं वो सबसे बेस्ट एंड हाइजीनिक होता है और हार्ट हेल्दी होता है। घर का कोई भी बनाया हुआ खाना, स्पेशली माँ के हाथ का खाना, बहुत ही ज़रूरी है और सबसे हेल्दी वही होता है जी। ये यंग जनरेशन ड्यू टू पीयर प्रेशर एंड ड्यू टू दिस आउटगोइंग्स अवॉइड करते हैं, और बाहर का खाना, जो रेस्टोरेंट का बना हुआ खाना, जिसमें अनहेल्दी ऑयल्स, रीयूज्ड ऑयल्स, जिसमें ट्रांसफैट्स नाम का जो चीज़ होता है, ट्रांसफैट्स आर कैटेगरीज एज पॉइजन टू द हार्ट। ट्रांसफैट्स कभी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, वो बॉडी में 2 साल तक रहते हैं और वो डायरेक्टली हार्ट की नलियों को ब्लॉकेज और टॉक्सिक इफेक्ट्स और बहुत रिस्क उनका बढ़ा देते हैं। सेकंड पॉइंट जो देखने जाए वो स्ट्रेस एंड स्लीप। आजकल में ड्यू टू द वर्क कल्चर देखने जाए, कॉलेज और जो करिकुलम जो है, प्लस पेरेंटल प्रेशर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता है। प्लस लेट नाइट स्लीप्स, लेट नाइट अवेकनिंग बहुत ही कॉमन हो गया है। बच्चे लोग 12-12, 1-1 बजे तक रूटीनली व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जिनका उनका स्लीप प्रॉपर नहीं रहता है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत ही हाई होता है, टारगेट अचीव करना, स्पेशली 20s और 30s में भी ये देखा गया है कि जो इनिशियल जो उनका वर्क चालू होता है, जॉब्स में उनका बहुत ही ज़्यादा उनको काम दिया जाता है। स्लीप का कोई वो उनको प्रायोरिटी लेते नहीं है। प्लस अर्ली मॉर्निंग वेकअप होने के बाद उनको ये सब रहता है, तो उसकी वजह से स्लीप प्रॉपर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स जो रिकमेंडेड स्लीप है
वो नहीं मिल पाती, उससे 4 से 5 घंटे की स्लीप मिलती है। और स्ट्रेस लेवल में बॉडी में कॉर्टिसोल जो लेवल होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन, वो एलिवेटेड रहता है परसिस्टेंटली। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हार्ट और नलिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ओबेसिटी, पेट के भाग का जो विसरल फैट बोलते हैं वो हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है। इस सब से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। इट्स लाइक इन्फ्लेमेशन इज जस्ट लाइक सूजन बट हार्ट की नलियों में। उससे एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ जाता है, और सॉफ्ट प्लेक होने की वजह से कभी भी ये रप्चर होकर सीधा हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे हार्ट यंग एज में ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो गए। और थर्ड इज दिस एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज आप कोई भी जात की करो, पर रेगुलर कंसिस्टेंटली, ये इंपॉर्टेंट है। अदर देन आप एक दिन में मैराथन दौड़ जाओ फिर बाद में एक महीने में कुछ करो नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलर डेली बेस्ड 1 आवर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आप एरोबिक एक्टिविटी आती है, जिसमें रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं। सेकंड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, जिससे मसल बिल्डअप होता है, मसल लॉस होने को हम रोक सकते हैं। एंड थर्ड इज मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये सब पे आपको जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, योगा से आपका मेडिटेशन, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होना, ये सब बहुत ही हेल्प करता है। तो ये 3 चीज़ें जो है, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, ये आप तीनों पे बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो आप कंसंट्रेट करो। जैसे आपके पूर्वज आप देखते होंगे को रेगुलर कोई भी हाथ के या मतलब घर की कोई भी छोटी मोटी चीज खुद करा करते थे, उससे आपका बॉडी का एक फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहता था। ह्यूमन बॉडी इज मेड फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी। आप पूरा दिन बैठे रहोगे, आजकल जो जॉब से हैं वो सीटिंग चेयर्स, मतलब पूरा दिन कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पे बैठे रहो, उस पर ब्लू स्क्रीन से ऑलरेडी डैमेज होता है, प्लस फिजिकल एक्टिविटी बीच में हो नहीं पाती है, और ऊपर से डाइटरी हैबिट्स और ऊपर से स्ट्रेस, ये सब मिला के आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने जाओ तो आजकल यंग जनरेशन में बहुत ही कॉमन हो गया है। जी बिल्कुल। तो हम तो सोचते हैं कि हम तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बताया वो सब कुछ हम करते हैं। दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारी। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है, जबकि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम वेब सीरीज ज़रूर देख सकते हैं, रील्स ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, अब हर किसी को अपने अपने लेवल का स्ट्रेस है। ऐसे में ये सारी चीज़ों से तो आपको डील करना ही पड़ता है। तो कैसे बचा जाए, कैसे हेल्दी रहा जाए, कैसे आपके हार्ट को हेल्दी रखा जाए, यही सारी बातें आज हम कर रहे हैं। सर, खासकर 20 से 40 साल के जो लोग होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें अभी ज़्यादा देखी जा रही है। आपने कहा कि लाइफस्टाइल बदलाव तो है ही, लेकिन जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री ये क्या रोल प्ले करते हैं इसमें? जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री का भी कंपोनेंट होता है। अगर 100% जो केसेस होते हैं उसमें अगर 10 to 20% तक केसेस जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, जिसमें जेनेटिक्स में अगर मदर फादर को यंग एज में हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, तो डायबिटीज़ अगर मदर फादर को हो, हाइपरटेंशन हो, तो ये जेनेटिक्स जीन्स पास ऑन होते हैं उनके चिल्ड्रन में। तो उनको स्टार्टिंग से बाय बर्थ ही उनको ये जीन्स ऐसे होते हैं कि उनको जो नॉर्मल हेल्दी लोग, जो यूरोपियन लोग होते हैं, वो इतने हेल्दी होते हैं। अगर उनके लेवल के अब सॉल्ट इंटेक और शुगर इंटेक है तो भी हमारे में डायबिटीज़ होने का चांस, ओबेसिटी होने का चांस बहुत ही हायर होता है। उसका मेन कारण है जो अपने 1950-60s में देखा होगा कि फेमाइन आया था, बहुत ही सूखा हो गया था। और ब्रिटिशर रूल के टाइम इतने 2-3 डिकेड तक, मतलब 100-200 सालों तक हमने देखा कि अपने इंडियंस वेर माल नरिश्ड। तो उसकी वजह से अपने जीन्स सालों से इतने अडेप्ट हो चुके हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं तो वो सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब 100-150-200 सालों से अपने जीन्स, इंडियंस स्पेशली, विच वेयर इतने सारे जो फेमेंस आए तो उसके जीन्स एडेप्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमने जो भी खाना खाते हैं वो तुरंत ही फैट कन्वर्जन हो जाता है। और अभी लास्ट 30-40 ईयर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद देखा है कि फूड इतना एबंडेंट हो गया है, और लास्ट 15-20 सालों से तो फूड एकदम प्रोसेस फूड पूरा इंडस्ट्री डेवलप हो गया कि सभी अभी प्रोसेसिंग इतने हैवी हो गया कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, केमिकल्स, एडिटिव शुगर, सॉल्ट से ये फैट, अनहेल्दी फैट्स, ये सब एड ऑन होने की वजह से पब्लिक को भी इतना कम ऑप्शंस रहता है हेल्दी फूड खाने का बाहर अगर जाते हैं तो। प्लस लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लेवल और जॉब कल्चर इतना हो गया है कि अभी पब्लिक को और यंग जनरेशन्स को स्पेशली उनको टाइम नहीं मिलता है घर पे पकाने का, खुद से बनाने का, इसलिए वो रैपिडली ये एज अ कंफर्ट जोन या शॉर्टकट देखे तो इस पे शिफ्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हार्ट हेल्थ और ओवरऑल
सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, पूरा सिंड्रोम होता है, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ओके। इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, फिर हाई ट्राइग्लिसराइड्स और लो एचडीएल, और वेस्ट सर्कमफरेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर इन मेल्स। जी। तो ये 5 क्राइटेरिया में से 3 क्राइटेरिया आते हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, और इट इज़ द मेन रीज़न ऑफ ऑल दी डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर, आर्थराइटिस, डिमेंशिया, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब लिंक्ड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। और मेटाबॉलिक फैटी लीवर, ये सब लिंक्ड है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। ये सारी चीज़ें हम सब पर लागू होती है, और अब हमारे पास फिंगर टिप पर फूड मौजूद है कि मुझे अगर पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है तो सिर्फ 1 सेकंड लगता है कि मैं ऑर्डर करूं और 10 मिनट में पिज़्ज़ा आ जाता है। यानी वो क्रेविंग हमारे अंदर बार बार हो सकती है। जंक फूड तो है ही, साथ ही सिगरेट और तरह तरह की शराब, इस तरीके की चीज़ों का सेवन भी यंगस्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सर, इन सारी चीज़ों का क्या असर होता है हेल्थ पर? डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल के साथ जो बैड हैबिट्स है, जिसमें मेन टोबैको चूइंग है, टोबैको स्मोकिंग है, और थर्ड इवन पासिव स्मोकिंग इज as dangerous as cigarette smoking. Third is alcohol consumption, and fourth is अभी जो नया एटलीस्ट यंग जनरेशन्स में चालू हुआ है वेपिंग, जो बोलते हैं नॉन टोबैको है, पर एटलीस्ट इट इज़ एज हार्मफुल एज दिस स्मोकिंग ओनली। स्मोकिंग टोबैको कोई भी फॉर्म में लो, इनहेलेशन बाय ओरल चूइंग, इट इज़ डायरेक्टली, इट इज़ अ टॉक्सिक केमिकल, इट इज़ ऑलरेडी बीन, गवर्नमेंट हैज़ बैंड ऑल दिस सब्सटेंसेस। स्टिल ड्यू टू दी पीयर प्रेशर और कंपनी, आपकी जो कंपनी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप यंगस्टर्स में कॉलेज में एंट्री होते ही ये लोग उनकी लत लगा देते हैं, और देखते देखते उनको आदत हो जाती है। और दिस आर एडिक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब एक बार आप चालू कर देते हैं तो आपका बॉडी, अगर वो बंद करने से आपका बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स देते हैं, जिससे आपको कंटिन्यू लेना पड़ता है। और मेट्रोज में तो देखने जाए तो कोकेन, LSDs और वो सब जो ड्रग्स होते हैं, उससे भी उनको डायरेक्टली हार्ट की नसों में स्पाज़म होना, ब्लॉकेज होने की रिस्क, बहुत ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, स्ट्रेस लेवल एकदम बढ़ जाना, ये सब एकदम हाई लेवल्स पे होता है जी। तो ये जो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, चूइंग, और स्पेशली जो पुअर पीपल जो है, एटलीस्ट जो लेबरर्स है, उसमें हमने टोबैको चूइंग, मेरे जो पेशेंट्स आते हैं यूजुअली पेरिफेरल से, जो लेबरर्स है या फार्मर्स है, उसमें टोबैको चूइंग बहुत ही कॉमन देखा है, स्पेशली गुजरात में और सौराष्ट्र साइड में तो ये रैम्पंट है। मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ मेल्स लेस देन 40 ईयर्स आर टेकिंग रेगुलरली डेली इनटेक। और बीड़ी जो बोलते हैं जो लोकल, वो एकदम चीप 10-15 रुपये में मिल जाती है, वो रोज़ की 15-20 बीड़ियाँ ये लोग ले लेते हैं और सालों से लेते रहते हैं। तो ये डायरेक्टली वो हार्ट की नसों एकदम स्पाज़म वो कर देता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिससे ये एक जात का ये एडिटिव इफेक्ट होता है ऊपर से, लाइफस्टाइल के ऊपर से ये और एड ऑन करता है, और ये डायरेक्टली डैमेजेस योर हार्ट वेसल्स, जिसमें हार्ट अटैक के चांस और बहुत ही डिफ्यूज इसमें ब्लॉकेज आते हैं। सभी नलियों में मल्टीपल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और सभी हार्ट की नहीं है, आपके शरीर की सभी नस है, जिसमें ब्रेन की नस में जाता है तो स्ट्रोक हो सकता है, पैर की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है तो गैंग्रीन हो सकता है, तो पूरे बॉडी की नस से इफेक्ट करती है ये। एक तो लाइफस्टाइल में हमारी जो चेंजेस हुए हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर तो आपको इफेक्ट करती हैं, साथ ही फैमिली हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार होती ही है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई कि क्यों होती है हार्ट की बीमारियां। अगर कुछ हो रहा है, आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है, आप आइडेंटिफाई कैसे करें? यंगस्टर में क्या ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनसे कोई अलग सिम्टम आते हैं, कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि मेरी बॉडी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है? सर, यंगस्टर खासकर अगर कुछ हो रहा है तो सोचते हैं कि घबराहट हो रही है, एसिडिटी हो रही है। हम ये तो कभी सोच ही नहीं सकते कि मुझे हार्ट अटैक का भी कोई सिम्टम हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एसिडिटी कॉमन नहीं है, ये पेट में या छाती में जलन नहीं है, ये कुछ हार्ट डिसीज की ओर इशारा कर रहा है? हाँ, मतलब अगर यंग जनरेशन में उनको खुद पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, वो देखने के लिए टेस्ट आते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस आते हैं, और ब्लड टेस्ट और इवन रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग करने जाओ तो आपका फिजिकल अपीयरेंस, अगर आपके पेट के पास की जो फैट है वो ज़्यादा है, पेट का साइज़ ज़्यादा है कंपेयर टू ओवरऑल, जो आपका BMI कैलकुलेट होता है वो ओवरऑल बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से होता है, बट इट इज़ वेरी इनएक्यूरेट। आपका पेट का भाग का जो फैट ज़्यादा है वो विसरल फैट बोलते हैं,
इट इज़ अ मेन कल्प्रिट, और इससे वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है जिससे मॉलिक्यूल्स, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिसमें पूरे बॉडी में और हार्ट की वेसल्स में वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ओके। तो वो एक फिजिकली अपीयरेंस प्लस आपका ओवरवेट होना, आपकी हाइट और आपके एज के हिसाब से आपका वेट ज़्यादा है तो भी सजेस्ट करता है कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ओके। ये रहा फिजिकल अपीयरेंस। सेकंड आपके देखने जाओ तो आपका पल्स, ब्लड प्रेशर और ये सब। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो 140/80 जो गाइडलाइन के हिसाब से इससे ज़्यादा है रहता है, इवन इन 20s और 30s और 40s, मतलब आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप आ चुके हो अगर आपका पेट की साइज़ ज़्यादा है। और थर्ड आपका फास्टिंग शुगर, आपका फास्टिंग शुगर मोर देन 100 है। HbA1c जो एवरेज 3 मंथ्स का शुगर आपका मोर देन 5.5 है, 5.5 to 6.5 प्री डायबिटीज़, जो ऑलमोस्ट मैंने देखा है ऑलमोस्ट 80% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन मोर देन 20-25 ईयर्स वो उस कैटेगरी में आते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ दिस इज लाइफस्टाइल। मतलब ओनली 15-20% ही पॉपुलेशन ऐसी है जो सब पाँचों पाँच क्राइटेरिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नॉर्मल आते हैं, बाकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता ही है। और ये पल्स, ब्लड प्रेशर वो सिम्टम होगा। और थर्ड इज़ ब्लड रिपोर्ट्स। ब्लड रिपोर्ट्स में सिलेक्टेड ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं जिसमें मेन तो आपका आता है HbA1c जो आपका एवरेज 3 मंथ्स का शुगर लेवल, प्री डायबिटीज़ रेंज में आप आते हो तो ऑलरेडी आप मतलब हाई रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक। सेकंड इज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल। उसमें भी ट्राइग्लिसराइड, LDL और HDL ये 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल आते हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड इफ़ इट इज़ मोर देन 150 देन इट सजेस्ट यू आर हैविंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मोस्टली मैदे की आइटम, फ्राइड फूड जो खाते हैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा आता है। सेकंड इज़ HDL लेवल, अगर लो आता है इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर वो लेस देन 40 है तो मतलब ऑलरेडी आप हाई रिस्क फैक्टर में आते हो। और थर्ड इज़ LDL इफ नॉर्मल लोगों में मोर देन 130 आता है तो आपका हाई रिस्क कैटेगरी में, उसमें आप ब्लॉकेज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो ये सारे टेस्ट हमें कराते रहना चाहिए। यस। और ऐसा कौन सा सिम्टम है जो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए? हाँ, हार्ट अटैक में मेन सिम्टम चेस्ट पेन होता है, पर चेस्ट पेन में मतलब ऐसा है कि आपको जॉ से लेके पेट तक और पीछे कहीं पे भी ये रेडिएट हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि ये लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है और आर्म में पेन है तो ये हार्ट का है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स जो ओल्ड एज में होते हैं उनके गैस की वजह से गैस बोल के वो खींच लेते हैं और 24 आवर्स उनका कंप्लीट हो जाता है। और यंगस्टर्स में देखने जाए तो जो टिपिकल जो हार्ट अटैक का चेस्ट पेन होता है उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे मेन उनको चेस्ट हैवीनेस लगना, कि भारीपन जैसा किसी ने बाहर रख दिया हो ऐसा। और सेकंड एक्सर्शनल, मतलब आप थोड़ा काम करने जाओगे या सीढ़ी चढ़ोगे या खाने के बाद वो पेन बढ़ता है। और थर्ड इज सॉर्बिटेट, जो एक गोली आती है सबलिंगुअल, मतलब जीभ के नीचे रखने से वो पेन रिलीव हो जाता है। मतलब वो टिपिकल ये 3 पॉजिटिव है, मतलब ये हार्ट रिलेटेड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। अच्छा। पर इसके सिवाय भी अगर आपको लेफ्ट आर्म पेन होता है, आपको एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग होती है, कई बार कुछ अटैक लोगों में ये सिम्टम होते हैं। कुछ अटैक लोगों में सडन पर्स्पिरेशन होना या चक्कर आके गिर जाना या फिर बेहोश हो जाना, ये सब भी सिम्टम आ सकते हैं। अच्छा। और कुछ हार्ट अटैक में जिसमें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आता है जिसमें हार्ट का पंपिंग बहुत ही कम हो जाता है, 30% से कम, तो उसमें 24 आवर्स बाद हार्ट फेलियर के सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, जिसमें हार्ट अटैक का फेज खत्म होकर सीधा हार्ट फेलियर चालू हो जाता है। हार्ट पंपिंग 60% के बदले 30% हो जाता है। इसमें कफ होना, श्वास चढ़ जाना, फिर ब्लड की कफ में ब्लड आना, ये सब भी चालू हो जाता है। तो ये सब सिम्टम भी सजेस्ट करते हैं कि हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका है जी। तो ये सब सिम्टम्स है जो हार्ट अटैक सजेस्ट करते हैं। पर कोई भी सिम्टम हो, फर्स्ट टेस्ट टू डायग्नोस हार्ट अटैक है कि नहीं, ECG, जो एवरी स्मॉल से लेके मोटे बड़े क्लिनिक हॉस्पिटल में ECG अवेलेबल होता ही है जी। तो सबसे पहले ECG कराना होता है। अगर ECG में भी चेंजेस नहीं होते फर्स्ट फ्यू आवर्स में ECG नॉर्मल भी आ सकता है। अच्छा। तो उसके बाद ट्रोपोनिन आई करके रिपोर्ट आता है, जो ब्लड का रिपोर्ट होता है, वो HS ट्रोप है जो बोलते हैं, हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन आई। अगर वो रिपोर्ट पहले 6 घंटे में नॉर्मल भी आ सकता है, पर 6 घंटे बाद सिम्टम की 6 घंटे बाद कराना जाओ तो अगर स्मॉल माइनर हार्ट अटैक भी पड़ा है तो ये डिटेक्ट कर लेता है और पॉजिटिव आता है। ओके। अगर वो पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली ये 99% श्योरिटी के हार्ट की वजह से हो रहा है जी। तो फिर उसमें आगे ब्लड थिनर, गोलियां, मेडिसिन, इंजेक्शन और बाद में एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं। एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज कितने हैं वो फाइंड आउट करके उसका
ट्रीटमेंट करना होता है। जी, तो आपने सुना कि बहुत छोटे छोटे सिम्टम हो सकते हैं जिसको आपको अलार्मिंग रूप से लेना होगा, और बहुत कॉमन टेस्ट है। ईसीजी तो अब हर जगह होता है, तो अगर कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है तो ज़रूर एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लें, ताकि आपकी जो अनमोल ज़िंदगी है वो खतरे में ना पड़ जाए। वैसे ये सारी हार्ट रिलेटेड बीमारियां कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। हमारे आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट बढ़ गए हैं, और वो कोविड महामारी के बाद। क्या कोविड या वायरल बीमारियां भी हार्ट हेल्थ पर असर डाल सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली कोविड एक जात का वायरल इन्फेक्शन ही होता है। कोविड वो वायरस था, वो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब फेफड़े की और अपने वो उसमें वो फेफड़े में इन्फेक्शन कर देता है। अब पूरे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसको फाइट करती है। फाइट करने का मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, जो एंटीवायरल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जो वायरस को किल करने में काम आता है। और उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसमें सिलेक्टेड एंटीबॉडीज़ जो बॉडी के जो खुद के टिश्यू होते हैं उसको भी वो वायरस समझ के वो अटैक करती है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो कई बार जो कोविड के बाद हमने देखा है, और प्लस जिसको वैक्सीन मतलब ऑलमोस्ट 90% से अबाउ पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीन 2 या 3 डोज तो दी है। वैक्सीन भी एक जात का वो वायरस ही होता है, बट इट इज़ अ इनएक्टिवेटेड वायरस या स्मॉल किल्ड वायरस, जो स्मॉल डोज में हम बॉडी को इंजेक्ट करते हैं एज अ वैक्सीन, और वो बॉडी उसको इन्फेक्शन समझ के उसके बदले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अच्छा। और इसका एक मेन साइड इफेक्ट होता है कि बॉडी में ज़्यादा एंटीबॉडीज या इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है। तो उससे क्रोनिक स्ट्रेस जो बोलते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस सिंड्रोम, वो एक इंटरनली बॉडी पूरा इन्फ्लेम हो जाती है। वो क्रोनिकली मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये चालू रहता है। इसकी वजह से भी बॉडी की वेसल्स जो है वो छोटी हो जाती है, इसमें ब्लॉकेज चालू हो जाते हैं। टिपिकल जो लाइफस्टाइल की वजह से जो ब्लॉकेज होने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। वो कोविड या वैक्सीन देने के बाद सेम प्रोसेस वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने भी बहुत देखा है कि पेशेंट्स जो स्पेशली यंग जो होते हैं ऑलरेडी, जिसमें डायबिटीज़, ओबेसिटी, बीपी का बॉर्डर लाइन वो रहता ही हो, ऑलरेडी उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो और हाई स्टेज में हो, उसमें ऊपर से ये कोविड हो जाए तो डबल फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होने के, अटैक आने के रिस्क हाई हो जाते हैं। मतलब इट इज़ अ साइड इफेक्ट, पर ये बॉडी इट्स अ रिएक्टिव मैकेनिज्म, और उसकी वजह से ये रिस्क बढ़ जाता है। मतलब उसका ट्रीटमेंट भी यही है कि अपने पूरी तरह से लाइफस्टाइल जो है वो डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, ये तीन अपने लाइफस्टाइल कंट्रोल रखे, तो इसका भी साइड इफेक्ट हम कम कर सकते हैं। जी सर, मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। जो लोग डाइट बहुत अच्छा लेते हैं, एथलीट्स की अगर बात करें, जो लोग जिम जाते हैं, डाइट तो बहुत अच्छा रखते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होता है, शराब और ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग दूर होते हैं, और उसके बावजूद उन लोगों को क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं? हाँ, उन लोगों में भी एक रेयर तो नहीं बोल सकते, पर एक दो कार्डियोमायोपैथीज जो हार्ट की मसल की बीमारी होती है, जिसमें HCM बोलते हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल की दीवार जो होती है वो बहुत ही थिक होती है, वो जन्म से होती है। ऐसे केस में अगर ये सडन कोई भी एक्सर्शन करते हैं पेशेंट यंग, तो उसमें सडन एरिथमिया मतलब हार्ट रेट का रिदम एकदम फास्ट होके सडन हार्ट अरेस्ट हो जाता है। वो टिपिकल ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता है, पर ये हार्ट की मसल का जो बीमारी है और रिदम का डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से भी ये कॉमन होता है। प्लस जो आपने जो बोला, जो जिम ट्रेनर्स है, जो जिम एथलीट्स हैं, वो लोग में कहीं ना कहीं कॉमनली हमने देखा गया है कि स्टीरॉइड्स, स्पेशली एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो मसल बढ़ाने के लिए काम में आते हैं, प्लस आलतू फालतू के जो केमिकल्स होते हैं जिससे मसल ग्रोथ ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, तो वो सब कॉमनली वो लेते हैं, जिसके वजह से भी ये हार्ट की नलिया में और ग्रोथ ऑफ द मसल्स होता है, उसकी भी हार्ट की नलिया कम हो जाती है, उसमें स्वाजम हो जाता है, और इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन ओनली। तो टिपिकल जो रूटीन जो नॉर्मल जो लोगों में होता है कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से नहीं होता है, पर ये स्टीरॉइड्स और ये सब केमिकल्स लेने की वजह से हार्ट की मसल पे स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस की वजह से, और कॉर्टिसोल लेवल उसमें बॉडी में आप एथलीट्स में देखोगे कॉर्टिसोल लेवल और इंसुलिन लेवल बहुत ही हाई होंगे, कि वो क्रोनिकली एकदम हैवी जिम या एक्सरसाइज करने की वजह से उनका मसल पूरे इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो बॉडी पूरा इन्फ्लेम्ड होती है, जिसकी वजह से भी हार्ट की मसल पे वीक करते हैं। अब कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करने जाओ, कुछ किसी का भी ओवरडोज करने जाओगे तो वो उसका भी साइड इफेक्ट आएगा ही। बिल्कुल।
तो हम ये तो सोचते हैं कि बहुत जल्दी बॉडी बना ले, बहुत सारे लोगों को ये जुनून होता है, लेकिन वो भी आपकी बॉडी पर, क्योंकि आप उसे अलग तरीके से, नेचुरल ना होकर कुछ अननेचुरल तरीके से करने जाते हैं, और इसलिए वो बड़ी दिक्कतों को न्योता देता है। एक आखिरी सवाल, यंग लोगों को और सभी लोगों को इस तरीके की चीज़ों से हार्ट हेल्थ को यंग रखने के लिए, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपने रूटीन में कौन से बदलाव ऐसे किए जाए कि सबका दिल जो है स्वस्थ रहे? हाँ, डेफिनेटली, मतलब जो पहले हमने स्ट्रेस किया कि जो लाइफस्टाइल के 3 पिलर्स है, उसमें सबसे पहले डाइट, आपने पीयर प्रेशर में या बाहर से या फास्ट फूड कल्चर आपने देखा था, एवरी सेकंड और थर्ड जो स्ट्रीट में जो फूड वेंडर्स ही होते हैं, और वो इतना ख़राब रीयूज़ ऑयल और ये सब एक्स्ट्रा सॉल्ट शुगर डाल के वो देते हैं, तो वो स्पाइसी और खाने में एकदम अच्छा लगता है, उससे डोपामिन हिट्स मिलती है और यंगस्टर्स उस पर एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे मेन है माइंड कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको बाकी लोगों की तरह भी आप ही वो जंक फूड एडिक्ट हो जाओगे तो फिर ये होना ही है। तो ये है सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करना ज़रूरी है। डाइट, अपना फूड हैबिट्स, फूड का घर का जो भी आप घर से बना के लेके जाओ, आप प्रॉपर प्लानिंग करके जाओ। माँ का खाना घर पे जो है, पूरा जॉइंट फैमिली है तो घर का खाना आप प्रेफरेंस दो घर का, और उसमें भी प्रोटीन प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए। प्लस शुगरी आइटम्स, मैदे की आइटम जो है वो जितना हो सके अवॉइड करो। हेल्दी अनप्रोसेस्ड फूड जिसमें कोई भी प्रोसेसिंग ना हो, स्पेशली रिफाइंड ऑयल्स जिसमें प्रोसेसिंग किया हुआ होता है, वो हार्ट के लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है और जिसमें हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन इन द बॉडी। हेल्दी फैट्स जिसमें घी आता है, फिर कोकोनट ऑयल आता है, और कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल जो होता है जो बिना प्रोसेसिंग के किया हुआ था, ये सब ले सकते हैं जी। सेकंड देखने जाओ तो स्लीप और स्ट्रेस, अमुक आप जितना काम करोगे उतना आपको मिलेगा, पर स्ट्रेस आपको बॉडी अफेक्ट करेगी और टोल आपके ऊपर आएगा। आप 40s में आप कितना पीक पे आप काम करोगे, मैं 12-18 घंटे दिन के काम कर रहा हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, पर आप 50s में अटैक हो जाएगा, फिर आप कितना भी कमाओगे वो काम में नहीं लगेगा। आपकी 60-70s आपकी लाइफ बेड रिडन या डिपेंडेंट हो जाएगी, या तो आपको स्ट्रोक हो जाएगा, या अटैक हो जाएगा, या कैंसर हो जाएगा, या आर्थराइटिस हो जाएगा। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपका बॉडी उसमें टोल हो तकलीफ देगा ही जी। इसलिए आपको आपका लिमिट चूज़ करने के, आपको मुझे ये काम, इससे ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। भले ही आपके सामने आपके को वर्कर्स है वो आपके आगे निकल जाए, और उनको बढ़ते देना है। आपका जो प्रायोरिटी है, आपको जब तक हेल्थ प्रायोरिटी रखोगे तो डेफिनेटली वो आके जाके आपको ये काम में लगेगा जी। बिल्कुल। और थर्ड इज एक्सरसाइज। आपको कोई भी अगर जिम मेंबरशिप लेना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप घर पे भी आप छोटे डंबल से लेके चालू करो। अगर कुछ नहीं हो सकता वॉकिंग, आप स्टेयर्स अवॉइड, लिफ्ट्स अवॉइड करो। गार्डन में कुछ भी आपका पेट है तो उसको लेके सुबह 1 घंटे जाओ, शाम को खाने के बाद थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा वॉकिंग करो। इवन घर पे भी आप पूरा दिन डेस्क जॉब है तो आपका बीच बीच में आधे 1 घंटे पे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं। तो आप डेली लाइफ में आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, स्टेप्स जो 10,000 स्टेप्स पर डे जो है रिकमेंडेड है। अगर आपका एवरेज स्टेप्स जो 3 to 4,000 है कंपेयर टू 7 to 8,000 स्टेप्स, ये दोनों के बीच में आपका हार्ट अटैक का रिस्क 50% रिड्यूस हो जाता है। अगर आपका इवन 7 to 8,000 है और 10,000 स्टेप्स का आपका 60% हार्ट अटैक का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ये स्टडीज में प्रूवन है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी नहीं करो तो सिर्फ वॉकिंग करो, और कुछ भी एरोबिक एक्टिविटी आपको जो पसंद है, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जो भी आपको पसंद है वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हो। और ऊपर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो आपको 50-60s में जो आप पढ़ने की वजह से जो फ्रैक्चर होने का रिस्क है, ये सब होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मसल लॉस जो चालू हो जाता है 4th डिकेड में, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप डेली आप एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स 3 times पर वीक, ये मिनिमम रिकमेंडेड है। उतना करोगे तो आप डेफिनेटली मसल लॉस भी प्रिवेंट कर सकते हो और इट विल बी एडिटिव इफेक्ट जी। और तो लास्ट पॉइंट इज रेगुलर फिजिकल बॉडी एंड हेल्थ चेकअप। पहले रेकमेंड करते कि 40s के बाद आप एक पूरा बॉडी प्रोफाइल ब्लड रिपोर्ट्स करा लो, पर अभी जैसे हार्ट अटैक बहुत यंग होने लगे तो 30s में ही, 25 के एज 30s में ही आप एट द एज ऑफ 30 एक पूरा बॉडी प्रोफाइल जिसमें ब्लड रिपोर्ट्स पूरा बॉडी के आ जाते हैं, विटामिन लेवल्स जो भी आप डेफिशिएंसी है उसको रिप्लेस करो। साथ में प्री डायबिटीज़, बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन है, वो सब आपको करेक्ट करो। और हार्ट के लिए स्पेसिफिक देखने जाए तो एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और विथ कैल्शियम स्कोरिंग आता है। ये एक बेसिक टेस्ट है जो अराउंड 8 to 10,000 में होता है, हर एक मेजर सिटी में होता है। ये आपको आपके लिए
10 ईयर्स तक आपको हार्ट अटैक का कितना रिस्क है वो आपको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करके अच्छा। देती है, जिसमें आपका कैल्शियम स्कोर, आपके कैल्शियम हार्ट की नलियों में कितना कैल्शियम जमा हुआ है, और एंजियोग्राफी सीटी स्कैन थ्रू देखने जाओ तो आपका ब्लॉकेज की शुरुआत है कि नहीं, कि एकदम नॉर्मल नलिया है। आपका कैल्शियम स्कोर 0 है तो मतलब आपको 10 ईयर में हार्ट अटैक का चांस लेस देन 1% है, और आपका जो स्कोर हाई है मोर देन 400 जो कट ऑफ है, तो आपका हार्ट अटैक का चांस मोर देन 20-25% है जी। तो ये एक टेस्ट है जो आपको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है और अटैक आने का रिस्क कितना है। जी, तो जैसे हमारे पास सब कुछ फिंगर टिप पर है, वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है कि हमें क्या करना है, हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अगर उसके बाद भी हम चूक जाते हैं तो ये हमारी लापरवाही करार दी जा सकती है। यानी बहुत आसान है कैसे फिट रहे, कैसे हेल्दी रहे और कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रखे। हम बात कर रहे थे समन्वय हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन रॉय से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू मैडम फॉर इनवाइटिंग। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वैसे आप सबको क्यों नहीं, ये सारी बातें क्यों नहीं सुननी चाहिए, ये सब बातें हम करते ही आपके लिए हैं, क्योंकि जब भी आपके आसपास इस तरीके की कोई दिक्कत आती है, आप गूगल करते हैं या व्हाट्सएप पर या किसी से सलाह लेते हैं, इससे अच्छा है कि आप वीएनएम टीवी पर एक्सपर्ट डॉक्टर, जिनकी सलाह आप शायद लेने में हिचकिचाएं, एक्सपर्ट डॉक्टर खुद आकर आपको सारी बातें समझाते हैं। और ये एक्सपर्ट की सलाह के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बीमारी के साथ, अगर हमारे साथ कोई बीमारी हुई हो तो उसे डील करना आसान हो, और अगर नहीं ही होनी है तो ये सारी ये जो टिप्स हमें दी गई हैं वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ वीएनएम टीवी हमेशा देखते रहिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की बातें लेकर आते ही रहते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। फेसबुक पर हम बहुत सारी चीज़ों को आलतू फालतू में देखते रहते हैं और शेयर भी करते हैं। आप ऐसी ऑथेंटिक जानकारियां अगर शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबको फायदा होगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। जियो टीवी फाइबर को अब आप 647 नंबर के चैनल पर देख सकते हैं। नंबर बदल गया, आपको पता है ना, 498 की जगह अब 647 पर जियो फाइबर पर आप 24 घंटे वीएनएम टीवी को देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।